नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी। पूर्व की वीडियो में हमने देखा था कि मध्यमान, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और मध्यमान की गणना, जिसमें मध्यमान की गणना में हमने अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान की गणना कैसे करते हैं और अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। इस वीडियो में हम देखते हैं व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान की गणना। व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान की गणना करने की दो विधियां हैं, वास्तविक मध्यमान विधि या दीर्घ विधि। नेक्स्ट है लघु विधि या काल्पनिक मध्यमान विधि। जब हम इन विधियों से मध्यमान ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं दीर्घ विधि। दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात करते हैं तो हमें कुछ पदों का अनुसरण करना होता है। जैसे सबसे पहले प्राप्तांक अव्यवस्थित होने पर उनको आवर्ती वितरण बना करके व्यवस्थित कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्गांतर का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और तीसरे कॉलम जिसमें x लिखा होता है वहाँ लिख देते हैं। वर्गांतर का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं मध्य बिंदु बराबर उच्चतम सीमा, यानी कि उस वर्गांतर की उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा, उस वर्गांतर की निम्न सीमा। जैसे 50 से 55 तो 55 हुआ उच्चतम सीमा और निम्न सीमा हुई 50 यदि समावेशी श्रेणी है तो, और अपवर्जी श्रेणी है तो उच्चतम सीमा क्या होगी 50 से 55 में 54 और निम्नतम सीमा क्या होगी 50, तो 50 प्लस 54 हम करेंगे बटा 2। फिर नेक्स्ट सोपान आएगा वर्गांतर के मध्य बिंदु। जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो उन मध्य बिंदुओं को उसी वर्गांतर की आवर्ती से गुणा करके हम एफ एक्स प्राप्त कर लेते हैं और एफ एक्स वाले चतुर्थ कॉलम में उसे लिख देते हैं। फिर कॉलम की आवृत्तियों को जोड़ करके एन का मान ज्ञात कर लेते हैं और एफ एक्स कॉलम के मानों को जोड़ करके सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद हम सूत्र में मान रख करके गणना कर लेते हैं। अब हम एक उदाहरण लेकर के हम मध्यमान निकालते हैं। दीर्घ विधि से मध्यमान निकालने के लिए हमने उदाहरण लिया कि ये एक समावेशी आवृत्ति वितरण तालिका है और इस समावेशी आवृत्ति वितरण तालिका का दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करना है हमें। ये हमारे वर्गांतर हैं 41 से 43, 38 से 40, 35 से 37 और ये इनकी आवृत्तियां हैं 2, 3, 5, 7, 4, 3, 2, 1। अब मध्यमान निकालते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, प्राप्तांक जो हैं उनमें से यानी वर्गांतरों का प्रत्येक वर्गांतर का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा और मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास में है अपर लिमिट, मध्य बिंदु बराबर अपर लिमिट अर्थात उच्चतम सीमा और लोअर लिमिट बराबर निम्नतम सीमा। ये हमारी कौन सी श्रेणी है, समावेशी आवृत्ति वितरण तालिका है। अब हम इसमें से अपरतम सीमा कौन सी है, यहाँ पर 43, तो सूत्र में लिखा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 43 है और लोअर लिमिट कितनी है 41 बटा 2, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया 84 बटा 2 बराबर 42, यानी 41 से 43 का मध्य बिंदु कितना आया 42। इसी प्रकार से 38 से 40 का मध्य बिंदु क्या आएगा 40 प्लस 38 78 बटे 2, तो मध्य बिंदु आएगा हमारा 39 और फिर हमारा मध्य बिंदु आएगा 35 से 37 में 36, 32 से 34 में 33, 29 से 31 में 30 और 26 से 28 में 27, 23 से 25 में 24 और 20 से 22 में 21। अब हमने ये मध्य बिंदु ज्ञात
कर लिए हैं। अब मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि x हमने ज्ञात कर लिया। अब fx ज्ञात करेंगे। fx ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आवृत्तियों को x अर्थात मध्य बिंदु से गुणा कर देते हैं और इनको गुणा करके अब हम fx प्राप्त करेंगे। 2 गुणा 42 बराबर कितने हो जाएंगे, 84। 3 गुणा 39 बराबर 117। फिर आया हमारा 180, 231, 120, 81 और 48 और 21। अब हम इनको जोड़ते हैं। आवृत्तियों को जोड़ करके तो n प्राप्त कर लेंगे। n हमारा होगा 2, 3, 5, 10, 27 और इनको जोड़ते हैं तो हमारा सिग्मा fx होगा 4, 11, 12, 13, 21 और 1 22। 2, 10, 11, 22, 32 और 4 36 और 2 38। 3, 4, 5, 7, 8 882। अब हमने ये तालिका पूरी बना ली। सिग्मा fx हो गया 882 और n हो गया 27। अब इस विधि से, दीर्घ विधि से जब हम मध्यमान ज्ञात करते हैं तो हमारा सूत्र होगा, दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र हुआ m मीन बराबर सिग्मा fx बटा n। अब मीन m मध्यमान मीन, सिग्मा योग x वर्गांतरों का मध्य बिंदु और f आवृत्तियां, fx आवृत्तियां और मध्य बिंदुओं का गुणनफल क्या हुआ, सिग्मा, और सिग्मा fx क्या होगा, इन आवृत्तियों के गुणनफल का योग, n आवृत्तियों का योग, कितनी आवृत्तियां हैं। अब हम सूत्र में मान रखते हैं m बराबर सिग्मा fx हमें कितना प्राप्त हुआ था, 882 बटा n कितना प्राप्त हुआ था, 27। ये हमने सूत्र में मान रख लिया। अब इसे हल करते हैं तो 27 को इससे करेंगे तो प्राप्त होगा 98 बटा 3। 9 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं, अब 98 बटा 3 बराबर 32.666, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 32.67। हमारा m हुआ 32.67। अभी हमने देखा दीर्घ विधि से मीन निकालना। अब हम देखते हैं लघु विधि के द्वारा मीन कैसे निकालें। लघु विधि के द्वारा मीन निकालने के लिए भी हमें दीर्घ विधि की तरह ही कुछ सोपानों का अनुसरण करना होता है। तो जैसे सबसे पहले हम कल्पित मध्यमान निर्धारित करते हैं। तो सर्वाधिक आवृत्तियों वाला जो वर्गांतर होता है, जो वर्गांतर हमें प्राप्त हुए हैं, उन में से जो सर्वाधिक आवृत्तियां हैं जिस वर्गांतर में, उसे या मध्य वाले वर्गांतर को हम कल्पित मध्यमान मान लेते हैं। अधिकांश ऐसा ही किया जाता है। जिस वर्गांतर में कल्पित मध्यमान मानते हैं उस वर्गांतर का मध्य बिंदु कल्पित मध्यमान कहलाता है। फिर हम कल्पित मध्यमान वाले वर्गांतर के सामने तीसरे कॉलम में डी जिसमें लिखा होता है, उसमें जिसमें कल्पित मध्यमान है उस वाले कॉलम में 0 लिख देते हैं। शून्य लिखने के बाद में हम ये देखते हैं कि जिधर वर्गांतर बढ़ते हैं उधर तो क्रमशः 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख देते हैं, और 0 से जिधर
वर्गांतर घटते हैं उधर -1, -2, -3 आदि लिख देते हैं। इसके बाद में चतुर्थ कॉलम में हम f और d का गुणनफल करके लिखते हैं और योग कर लेते हैं, आवृत्तियों का योग कर लेते हैं यानी n प्राप्त कर लेते हैं और fd का योग करके सिग्मा fd ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद हम सूत्र में मान रख कर के गणना कर लेते हैं। अब हम एक उदाहरण लेकर के लघु विधि के द्वारा या कल्पित मध्यमान के द्वारा मध्यमान निकालना देखते हैं। हमने उदाहरण लिया ये आवर्ती वितरण का तालिका का। अब इस आवर्ती वितरण तालिका के माध्यम से लघु विधि के माध्यम से हम इसका मीन ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले तालिका बनाते हैं, एक तरफ वर्गांतर, फिर उसके सामने आवृत्तियाँ। अब हम D प्राप्त करेंगे। अब D प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कल्पित मध्यमान ज्ञात करना होता है। कल्पित मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गांतरों में से या तो मध्य का वर्गांतर ले लेते हैं या फिर जिसमें सर्वाधिक आवर्ती होती हैं उसको हम वर्गांतर को कल्पित मध्यमान के लिए चुन लेते हैं। अब हम यहाँ आवर्तियों को देखते हैं तो सर्वाधिक आवर्तियाँ 4 इस वाले वर्गांतर में 22 से 24 के अंतर्गत हैं और देखते भी हैं तो ये लगभग मध्य में है, यानी इसके ऊपर 3 और इसके नीचे 4 वर्गांतर हैं, इसलिए हम इस वर्गांतर का चयन कर लेते हैं और 22 से 24 वाले वर्गांतर का चयन करके हम क्या करते हैं, इसका कल्पित मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। कल्पित मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास में है कि हम इन दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कल्पित मध्यमान प्राप्त हो जाता है 23। अब इस वाले कॉलम में जिसमें हमने वर्गांतर चुना है उसके सामने डी वाले कॉलम में लिख देते हैं 0 और जिधर वर्गांतर बढ़ रहे हैं उधर क्रम से है लिखे जाते हैं 1, 2 और 3 और जिधर वर्गांतर घट रहे हैं ये सभी प्लस में है। हम यहाँ प्लस का निशान लगा भी सकते हैं और सीधे लिख भी सकते हैं। अब जिधर वर्गांतर घट रहे हैं उधर हम लिखे जाते हैं -1, 2, -3, -4। अब FD ज्ञात करते हैं। FD ज्ञात करने का तरीका है कि F को यानी आवृत्तियों को और D विचलन को इसको गुणा कर देते हैं। अब गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 3, 2, 2, 2 गुणा 2 4 और 3 गुणा 1 3, 4 गुणा 0 0, 3 गुणा 1 माइनस के 3, 2 गुणा 2 माइनस के 4, 1 गुणा 3 माइनस के 3, 1 गुणा 4 माइनस के 4। इस प्रकार से इनका योग हुआ -14। प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं तो इनका योग हुआ 10। अब सिग्मा FD हमें प्राप्त हुआ -4 और n आवृत्तियों का योग कर लेते हैं तो आवृत्तियों का योग हमें प्राप्त होता है 1, 3, 6, 10, 13, 15, 16 और 17। आवृत्तियों का योग अर्थात n प्राप्त हुआ 17। अब हम सूत्र लेते हैं। मीन निकालने का लघु विधि का या कल्पित मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है मीन बराबर एज्यूम्ड मीन AM प्लस कोष्टक में सिग्मा FD बटा n और गुणा CI यानी वर्गांतर। अब हम सूत्र की व्याख्या देखते हैं। M मध्यमान, AM एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित मध्यमान, D कल्पित मध्यमान से विचलन और FD आवृत्तियाँ और विचलन का गुणनफल, N आवृत्तियों का योग जो हमने अभी लगाया, CI वर्गांतर का आकार यानी हमारा वर्गांतर है 10 से 12, 13 से 15,
19 से 21। तो ये वर्गांतर का आकार कितना है? तो यहाँ पर वर्गांतर का आकार है 10, 11, 12 यानी 3। CI हमारा कितना होगा? 3। अब हम सूत्र में मान रखते हैं। तो एज्यूम्ड मीन हमने प्राप्त किया था 22 से 24 वाली वर्गांतर का एज्यूम्ड मीन हमने निकाला था, तो हमारे पास में आया था 23 प्लस सिग्मा FD हमें प्राप्त हुआ है -4 और N प्राप्त हुआ है 17 और CI हमने अभी निकाला, ये प्राप्त हुआ है 3। अब हम इसे हल करते हैं तो आता है 23 -4 गुणा 3 बटा 17। 23 माइनस हल करने पर प्राप्त हुआ 0.706 बराबर 22.294। इसे हम सुविधा की दृष्टि से लिखते हैं 22.29। हमारा मीन हुआ m बराबर 22.29। इस प्रकार से हम कल्पित मध्यमान विधि या दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं मध्यमान के गुण। मध्यमान की गणना करना बहुत आसान होता है, तुलना करना आसान होता है। ये एक तुलना का आधार है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में ये सर्वाधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय माना जाता है। मध्यमान अंक वितरण के अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। मध्यमान के दोष: अंक वितरण अपूर्ण होने पर मध्यमान ज्ञात नहीं करना चाहिए। अंक वितरण में कुछ भी प्राप्त अंकों का मान अन्य प्राप्त अंकों के मान की तुलना में कम या अधिक होने पर मध्यमान वितरण प्रणाली का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब हम देखते हैं मध्यमान का प्रयोग हम कब करें, कैसी परिस्थिति हो तब हम मध्यमान निकालें। जब हमें अत्यधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करनी हो तो हमें मध्यमान का प्रयोग करना चाहिए। प्रदत्त अंक वितरण के प्रत्येक अंक को हमें बराबर यानी समान महत्व देना हो, ऐसी स्थिति में भी हमें मध्यमान निकालना चाहिए। और जब वितरण सामान्य हो या दी हुई अंक श्रृंखला के सभी अंक समान रूप से वितरित हों, ऐसी स्थिति में भी मध्यमान ज्ञात किया जाता है। और हमें अंकों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो हमें मध्यमान निकालना होता है। और जब हम बहुलांक की गणना करते हैं तो हमें मीन की आवश्यकता होती है, तो भी हमें मध्यमान निकालना चाहिए। और प्रामाणिक विचलन, सहसंबंध आदि की गणना करने के लिए भी मध्यमान निकालना चाहिए। ऐसी स्थिति में मध्यमान का हमें प्रयोग करना चाहिए। आज यहीं तक इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं मीडियम यानी मध्यांक। तब तक हम नमस्कार।